माननीय पूरा जगदम्बिका पाल जी, आपका माइक भी ऑन है सर। चलो उधर आ जाओ, आप आ जाओ। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत सदन में फाइनेंस बिल पे उसके समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। सौभाग्य से कांग्रेस के विद्वान साथी और जिन्होंने इसमें भाग भी लिया, मनीष तिवारी जी वो भी बैठे हैं, और जिन्होंने इनिशिएट किया अमर सिंह साहब, अमर सिंह जी भी इसमें बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने दो, और औजला साहब ने अभी भाग लिया। और मुझे लगता है कि इस फाइनेंस बिल पे जो लोगों ने, इन लोगों ने लगातार बातें उठाई कि साहब जो इस समय पश्चिम एशिया का संकट है और उस संकट के बाद अब इस फाइनेंस बिल पे चर्चा करने का महत्व क्या रह गया। और उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स है वो कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि नॉमिनल जीडीपी जिसका बजट पे असर पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से कि आज जो ये हमारे इसमें प्रपोज हुआ है, मेन रिफॉर्म्स है कि आज इस फाइनेंस बिल में जो 2026 के रिफॉर्म किया है, सबसे पहला तो डेटा सेंटर क्लाउड का किया है। अभी तक हम डिजिटल की बात करते थे, आज हम, लेकिन इस बार जो आज ये वित्त मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये डेटा सेंटर डिजिटल जो है, ये एक तरह से कैप है। और आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से डेटा सेंटर चाइना इन्वेस्ट कर रही है, अमेरिका इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है दुनिया में आज भारत ही एक तीसरा देश है जो विदेशी कंपनियों को भी भारत में डेटा सेंटर को वैश्विक सेवाओं के लिए आमंत्रित कर रही है। और 2047 तक जो आज से छूट दे रही 100% देगी, और दुनिया में अमेरिका और चीन के साथ केवल भारत होगा जो पूरे प्रतिस्पर्धा में पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा इस डेटा सेंटर डिजिटल गोदाम की तरीके से। और इससे अमेजन हो, गूगल हो, आईटी हो, ये जो चौथी क्रांति होगी। अभी तक तो आईटी में भी जो आज हम पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं, वो इसीलिए कि समय रहती है। और ये भी हमारी जो है क्रांति, ये भी लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। इसी तरह से इन्होंने आईएफसी की बात कही। अरे सुन लीजिए अमर जी, मैं पहले आप ही की बात कर लूँ। आपने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की तुलना में हमारे टैक्स रेवेन्यू से अधिक योगदान दे रहा है। और इसमें आम आदमी का बोझ बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर आप इसको बजट को देखें, अपने इस फाइनेंस बिल को देखें, तो आखिर फाइनेंस ईयर 2014 में इनकम टैक्स रिटर्न देने वालों की संख्या क्या थी? 3.05 करोड़ थी। और आज वो 3.05 करोड़ थी, जो बढ़ के अब इनकम टैक्स, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने लगातार कहा कि लोग इनकम टैक्स दें, और लोग जिस तरीके से, वो 3.05 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल 24 में 6.97 करोड़ हो गया। तो अब ज़्यादा लोग जब सिस्टम में शामिल होंगे तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से होगी संगठित, और इसी नाते ये टैक्स मिल रहा है। कुल टैक्स पेयर्स जो डिडक्टेड एट सोर्स था, टीडीएस था, वो 5.38 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 14 में था। और आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस पे कुल टैक्स पेयर्स की संख्या 5.38 करोड़ से 9.92 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो जब टैक्स बेस बढ़ा है और अब अधिक लोग औपचारिक रूप से जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको बधाई देना चाहिए। आप केवल आलोचना केवल कॉर्पोरेट हाउस की, और उसके बाद आप देखिए कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज टीडीएस कलेक्शन जो है, आपके जमाने में 2014 में 2.5 लाख करोड़ था। आज बढ़कर के जो फाइनेंशियल ईयर 14 में 2.5 लाख करोड़ था, वो 6.5 लाख करोड़ हमारे आज नरेंद्र मोदी के समय हो गया। वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा। तो जब टैक्स सिस्टम आपने ट्रांसपेरेंट किया, ये वित्त मंत्री जी को योगदान जाता है कि आज टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया,
और जिस तरीके से उसको सुव्यवस्थित किया, जिस तरह से फेसलेस टैक्स शुरू हुआ, अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल पॉइंट की बात करता हूं, पारदर्शी हुआ। तो आज राजस्व सिस्टम समय पे आता है। एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात मैं अमर सिंह कर रहा चाहता हूं कि पहले फाइनेंशियल ईयर में 2.9 लाख करोड़ था, जो बढ़ करके आज 12.8 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल 24 में। तो अब कंपनियां हों, पेशेवर हों, प्रोफेशनल लोग हों, पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, इसलिए एडवांस टैक्स बढ़ रहा है। तो एडवांस टैक्स बढ़ने का कारण है जो घोषित सैलरी थी, जो डिक्लेयर्ड सैलरी इनकम थी, आपके जमाने में फाइनेंशियल ईयर में 9.8 लाख करोड़ सैलरी दे रहे थे। आज हम भारत को 35.2 लाख करोड़ हम देने का काम कर रहे हैं, सैलरी देने का काम कर रहे हैं। तो अब मिडिल क्लास की आय बढ़ेगी। तो अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो आपको तो खुशी होना चाहिए कि दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रही। जो बात कहना चाहिए नहीं कहेंगे, मनीष भाई कहना चाहिए कि 2014 में लोग पॉलिसी पैलेसेस की बात करते थे और मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा था कि जिस तरीके से यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मतलब बेसिक संस्थानों में हो गया था फ्रेजाइल, टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गया था। तो दुनिया के 2014 में टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, एकदम डाइल्यूट, और आज टॉप 5 इकोनॉमी नहीं टॉप 4 इकोनॉमी में आ गए हैं। तो इसकी बधाई दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ FDI भी बढ़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मिडिल क्लास की आय बढ़ेगी, विस्तार होगा, रोजगार होगा, तो बेहतर वेतन भी होगा। पर्सनल इनकम टैक्स की बात मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल इनकम टैक्स 2.4 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 14 में था। मैं केवल पॉइंट कह रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर में 2.4 था, आज फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.4 लाख करोड़ से बढ़ के 8.3 लाख करोड़ हो गया है। तो ये बढ़ती आय के साथ योगदान भी बढ़ा है। ये मजबूत और बढ़ते मध्यम वर्ग का संकेत है। डायरेक्ट टैक्स टू GDP की बात कर रहा हूं, रेशियो की। डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो जो था वो फाइनेंशियल ईयर अगर एक में देखें तो 3.2% था। आज वो फाइनेंशियल ईयर में जो डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो था वो 3.2% से बढ़ के 6.6% हो गया है। मैं इसके लिए भी अपने वित्त मंत्रालय को बधाई दूंगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले जो टैक्स का संग्रह डबल हो गया है। तो ये बेहतर कंप्लायंस है और क्षमता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि बेसिक कस्टम ड्यूटी पे छूट दिया जा रहा है, इससे MSP को नुकसान होगा। अमर जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी फिनिश गुड पे छूट नहीं दिया जा रहा है सर जी। इससे मैन्युफैक्चरिंग को सुनिए, आप भी गौर से सुनिए, इससे मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट केवल रॉ मटेरियल पे दिया जा रहा है और वो इंटरमीडिएट इनपुट्स पे बढ़ाया जा रहा है, फिनिश गुड्स पे नहीं है। और जिसके कारण जो PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके साथ मिलकर के क्या देश गवा नहीं, पूरा विश्व जानता है किसी PLI की छूट से हम आज इस निर्यात में जो मोबाइल था, आज मोबाइल 0 से 4 लाख करोड़ का मोबाइल का हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम सस्ते कच्चे माल पे, भारत में सस्ते रॉ मटेरियल पे छूट देने जा रहे हैं। जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, कच्चे माल की छूट है, और इस सस्ते कच्चे माल से भारत में उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां मजबूत होंगी, कमजोर नहीं होगी। अमर जी, औद्योगिक नीति की बात करते हैं, ये कैलिब्रेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसपे फिनिश गुड पे 20% ड्यूटी था। PLI सेक्टर को 5 साल का हमने सपोर्ट दिया है। तो भारत अपने उद्योगों की सुरक्षा दे रहा है, प्रतिस्पर्धा बना रहा है वैश्विक निवेश में, कि आज हम जा रहे हैं एक तरह से ग्लोबल हब बनने। और ये हमारा कारण है कि स्थिर नीति है, प्रोत्साहन है। उसके नाते एप्पल हो, सैमसंग हो, कंपनियां भारत में, और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और जिससे नौकरियां और टेक्नोलॉजी दोनों आ रही। मैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करूंगा। ये 1.4 करोड़ MSME को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ये कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख सीमा हटाई गई। मैं जो नहीं, और मैं साहब बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, जो फाइनेंस बिल में तरमीम लेकर के आए, मैं उसी पे बोल रहा हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ। तो जो आज PP चौधरी जी ने जो बात कही, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कितना चाहिए आपको? आधा घंटा? हमको कितना मिनट हुआ? 1.4 करोड़ MSME को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख सीमा घटे। इससे छोटे व्यापारी सीधे
उनको दुनिया भर में बेच सकते हैं। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। वो बात मैं इसलिए कहूँगा कि नॉमिनल जीडीपी की बात मनीष जी आपने कही थी। मनीष तिवारी जी आप भी सुन लीजिए कि आज जो नॉमिनल जीडीपी आपने कहा कि नॉमिनल जीडीपी घट, अरे 2013-14 में क्या नॉमिनल जीडीपी थी? 113.55 लाख करोड़ थी। आज वो 2013-14 की नॉमिनल जीडीपी 113.55 लाख से बढ़ के 357.14 लाख करोड़ हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था 13-14 से 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14 से 3 गुना बढ़ी है, जो आज की कीमतों पर कुल अर्थव्यवस्था इसी का है। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बस केवल पॉइंट कह रहूंगा। दूसरी बात, मैं केवल नॉमिनल जीडीपी की बात मनीष जी नहीं कर रहा हूं, जरा विदेशी मुद्रा भंडार भी समझ लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व क्या है। आपके जमाने में 304 बिलियन था, वो 304 बिलियन से बढ़ के आज 709 बिलियन हो गया है। इसका भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका भी दुगना हो गया। तेल आयात रुपया के बचाने की बात कर रहे हैं। अरे आपने सप्लीमेंट्री सेकंड बैच बता दीजिए जरा पंकज जी खड़े होकर के कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पे जो हुआ है आज जानते हैं क्या है? कह रहे थे कि अगर ये क्राइसिस आ गई तो क्या होगा? अरे मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, पंकज जी को कि उस क्राइसिस के आने के पहले इसीलिए सेकेंड बैच सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट लिया गया है कि ये जो क्राइसिस पश्चिम एशिया का है उसके लिए 1.04 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का काम किया है। क्यों गुमराह कर रहे हो देश को भाई मनीष? कम से कम देश को ये बताओ तो कि आज 1 लाख करोड़ का हमने इकोनॉमी नहीं महाराज, देखिए अधिष्ठाता महोदय आप अध्यक्ष हैं, हमको 2 मिनट का समय तो दीजिए, ऐसा नहीं है ये तैयारी करने से क्या फायदा? आप मतलब लोग शेरो शायरी पढ़ते हैं तो शेरो शायरी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 1.05 और कहते हैं क्या पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अगर पश्चिम एशिया का क्राइसिस होगा, पहली बार हुआ कि पश्चिम एशिया की क्राइसिस पे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। पश्चिम एशिया क्राइसिस पे जब पेट्रोलियम की बात राहुल गांधी उठाने लगे तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कोई तेल की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है और कोई गैस की कमी नहीं है, आप गुमराह मत करें। और फिर कल प्रधानमंत्री ने कहा और दुनिया देख रही है कि उस होर्मुज के जल डमरू से केवल हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? आज लगातार पूरी दुनिया चिंतित है, नाटो देश 22 देश चिंतित है, अमेरिका चिंतित है कि अगर 80% जल डमरू जो होर्मुज से जा रहा है वो कैसे जाएगा। लेकिन भारत की नीति देखिए, आज विदेश नीति देख लीजिए, इस पश्चिम एशिया के संकट में चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका इजराइल हो, हमास हो, उसमें अगर किसी को आज चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, आज वहां भी इन परिस्थितियों में तनाव में जहां पूरी दुनिया में चिंता है, वहां भारत का क्रूड ऑयल लगातार आ रहा है। तो मैं एक बात कहना, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये मैं अभी केवल मैंने एक मिनट बैठ जाते हैं। तुमको कितनी बार बिठाता हूँ? 1 मिनट बैठ जाते। मैं कहना चाहता हूँ केवल मैं एक FDI कह आपका भी समय हमको मिल रहा, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इनके जमाने में FDI केवल 308 बिलियन आया और आज 748 बिलियन हमारे यहाँ पे FDI आ चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है 2.58 लाख करोड़ 2014 में इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। आज 12.22 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, 5 गुना बढ़ा है। इसलिए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरीके से मुद्रास्फीति